हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं सीए हिमांशु दलानिया आप सभी का वेलकम करता हूं आपकी अपनी बी द बेस्ट कॉमर्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज से ना हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग की। और इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर हम शुरू कर देंगे क्लास 12th की अकाउंटिंग और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। तो बच्चों, अकाउंटिंग को समझने से पहले, जैसे आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अकाउंटिंग को समझने से पहले ना हम लोग बिजनेस को और कॉमर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस और कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ मैंने एक आपके लिए स्लाइड बनाई है। तो इसको हम पूरा समझेंगे अच्छे से आज एकदम डेप्थ में, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कॉमर्स कॉमर्स पहले जमाने में क्या होता था। कॉमर्स जो होता था ना, वो केवल और केवल होता था फिजिकल मोड में। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉपिंग करते हो और उसको पैसे देते हो और सामान खरीद के ले आते हो। तो अर्लियर इट वाज लाइक ओनली ऑन फिजिकल मोड। लेकिन बाद में जैसे आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों से कॉमर्स अब ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजन से, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, या बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं अब। जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ ऑनलाइन। तो ये सब क्या, ये सब ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो कॉमर्स और अब केवल फिजिकल नहीं है। कॉमर्स फिजिकल के साथ साथ अब क्या हो चुका है, ई कॉमर्स भी हो चुका है। ठीक है, कॉमर्स और बिजनेस जो है ना बेटा, ये आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देयर इज नो कॉमर्स विदाउट बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं होगा तो कॉमर्स का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है बिजनेस और प्रोफेशन, है ना। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं आज कि बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है और अकाउंटिंग का बिजनेस और प्रोफेशन में क्या रोल है। अकाउंटिंग कैसे इंट्रोड्यूस हुई बिजनेस और प्रोफेशन में। इससे पहले हम क्या समझ लेते हैं अभी कि बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है। तो अगर हम बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंशिएट करें, पहले बिजनेस को समझते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब क्या है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैं कुछ, जैसे आप देखो गाड़ियां बनती है और बिकती हैं, वो बिजनेस है। जहां पर कोई गुड्स या कमोडिटी की मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो गुड्स और कमोडिटी को फिर हम सेल करते हैं और उसके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन है टीचिंग। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन है सीए की ऑडिट होती है। प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर की सर्विसेज, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स। ये सब क्या है, ये सब भी बिजनेस कर रहे हैं, बट इनके बिजनेस को हम प्रोफेशन बोलते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो जहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वहां पर हम प्रोफेशन वर्ड का यूज करते हैं। और जहां पर बेटा ट्रेडिंग होती है, गुड्स में, कमोडिटीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर हम बिजनेस वर्ड यूज करते हैं इन जनरल सेंस। ठीक है, तो आज हम एक बात समझते हैं पहले कि कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन हमें शुरू करना होता है तो उसका पहले प्लानिंग फेज होता है। अकाउंटिंग तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले प्लानिंग फेज होता है। उस प्लानिंग फेज में हम कुछ चीजें प्लान करते हैं और जब हमारा प्लानिंग फेज कंफर्टेबल हो जाता है कि हाँ हम उससे कंफर्टेबल है और या हम उससे सेटिस्फाइड है, तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने बिजनेस या प्रोफेशन को। तो प्लानिंग फेज के लिए हम लोग ने कुछ एग्जांपल लिए कि हम उसमें क्या क्या चीजें प्लान करेंगे। जैसे पहला बिजनेस आइडिया, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले उसका आइडिया लेंगे कि हम किस कमोडिटी में डील करेंगे या हम किस प्रोफेशन में डील करेंगे। जब आपको एक कमोडिटी फाइनलाइज कर लेते हो कि हाँ हम इस कमोडिटी में डील करेंगे, हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, हम कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलेंगे, जो भी आप सोचते हो, उसके बाद आप उसका मार्केट सर्वे करोगे कि जहां पर आप खोलना चाहते हो वहां पर कॉम्पिटिटर कितने हैं और वहां पर डिमांड एंड सप्लाई का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, जब आप लोग ये सर्वे कर लेंगे, जब आपको लग गया कि हाँ इस काम में हम कामयाब हो सकते हैं, इस काम को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिर आप एक बजट बनाओगे। बजट बना के फिर आप ये देखोगे कि हमें अपना कितना पैसा लगाना है इसमें और हमें फाइनेंस कितना करना है बैंक वगैरह से या किसी और से कितना पैसा उठाना है। ठीक है, हो सकता है आपका 50 लाख का बजट बनाओ और आपके पास केवल 20 लाख रुपए अवेलेबल हो, तो 30 लाख के लिए आप फिर बाहर वालों को अप्रोच करोगे, जिसमें बैंक्स होते हैं, फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हालांकि वो देते नहीं है, या फिर वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको जो आपके बजट में फाइनेंस करने में हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखना, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं हो सकता जहां पर सेल्फ फाइनेंसिंग ना हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बिजनेस चला रहा हूं और सारा का सारा बिजनेस मेरा बाहर से आउटसोर्स है, नहीं हो सकता ऐसा। बाहर वाला भी आपको पैसे तभी देगा जब वो ये देख लेगा कि आपका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। ठीक है, तो तीन चीजें हमें समझ में आती हैं कि बिजनेस का आइडिया होना चाहिए हमारे पास, एक मार्केट सर्वे हमने कर लिया, एक हमने बजट बना लिया। बजट बनाने के बाद फिर हम अपने बिजनेस का एक लेवल देखेंगे कि हमें कितने बड़े लेवल पे खोलना है स्टार्टिंग में, और उस लेवल पे खोलने के लिए हमारे पास कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, या हमारे पास मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब समझते हो जो मैनेज करेगा बिजनेस में, जिसमें आप भी मैनेजमेंट का पार्ट होंगे, या आप दो तीन लोग हायर कर लेते हो जो आपके बिहाफ पे रोल प्ले करेंगे। एम्प्लॉयज में कौन लोग हो गए सर, क्लर्क हो गए, अकाउंटेंट हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या आ सकते हैं। क्या आपको जीएसटी का नंबर लेना है, आपको इनकम टैक्स का भी देखना पड़ेगा,
अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जैसे पेट्रोलियम वगैरह, तो वहां पे और भी बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो उन सब के लिए आपको एक लॉ फर्म हायर करनी पड़ सकती है। तो ये सब चीजें आपको पहले प्लान आउट करनी होंगी। जब ये सब चीजें प्लान आउट हो जाती हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आते हैं। मानते हैं बात? उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आएंगे और बिजनेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं एग्जीक्यूशन फेज। As soon as a business or profession is executed, many business transactions having monetary value occurs either on cash or on credit basis। इसको समझते हैं ध्यान से जरा। आपने बिजनेस का प्लान कर लिया, अब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। एग्जीक्यूट में क्या करोगे पता है आप? आपने कोई मान लो शॉप या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपने रेंट पे लिया होगा। रेंट पे लोगे या खरीदोगे, है ना? उसमें आप सामान डलवाओगे, उसमें आप गुड्स डलवाओगे। अगर आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आप मतलब बहुत सारे खर्चे होंगे। आप मानते हो बहुत सारी डीलिंग होगी मनी में। आप लोग हायर करोगे, उनको आप सैलरी देना शुरू करोगे, है ना? आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना शुरू करोगे। ऐसे बहुत सारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो मॉनेटरी वैल्यू में होते हैं, या तो नगद या उधार। उधार का मतलब कि आपने गुड्स खरीद लिया 1 लाख का, जिसमें 80,000 रुपए आपने सामने वाली पार्टी को दे दिए और 20,000 रुपए उधार कर लिए कि जो माल बिकता जाएगा। क्योंकि आपको पता है बिजनेस में ऐसी होता है कि जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो पीछे से उधार माल आता है, थोड़ा हम कैश पे कर देते हैं और उसको फिर हम आगे बेचते हैं, वहां से पैसा आता है, तो ये पूरा पैसा घूमता रहता है हमारा। ठीक है? तो जैसे ही हमारा बिजनेस एग्जीक्यूट होता है ना, हमारे बिजनेस या प्रोफेशन एग्जीक्यूट होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा होते हैं ना बेटा कि आप इसको रिमेंबर नहीं कर सकते कि हाँ मुझे याद है कि मैंने 1 साल में या 1 महीने में कितने ट्रांजेक्शन किए। तो इनको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। आप इसको कहीं लिखोगे, जैसे आप कहीं घूमने भी जाते हो, जैसे 5 दोस्त कहीं घूमने गए, तो एक बंदा जरूर ऐसा होता है जो सारे खर्चे लिखता रहता है, किसने कितने कितने खर्च किए, और बाद में हिसाब करके वो उसको फिर सेट ऑफ कर लेते हैं, है ना? ऐसे बिजनेस में तो इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन आप देखते हो, किसी शॉप पे आप खड़े हो जाओ जाके, एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन नगद होते हैं, कितने उधार होते हैं। क्या वो सारे ट्रांजेक्शन को याद रख सकता है? नहीं। तो वो देखो कई, अगर आप देखो छोटे व्यापारी जो होते हैं, उनके पास लाल रंग की बुक होती है, जो पुराने जमाने में चलती थी, रोकड़ वही बोलते थे उसको। तो वो उसमें लिखता रहता है कितना माल मेरा बिक रहा है, कितना माल मेरा आ रहा है। और थोड़े स्टैंडर्ड शॉप पे जाओगे तो वहां कंप्यूटर में सारी बिलिंग होती है, वो स्कैन करके ही वो आपको बेचते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सारी चीजों को आपको याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप उनको रिकॉर्ड करते हो। और उस रिकॉर्डिंग से ही, जो रिकॉर्ड करने की जो मन में एक भावना आई ना, उस रिकॉर्ड करने की जो जरूरत महसूस हुई, उस रिकॉर्ड करने के कारण ही अकाउंटिंग का उदय हुआ है। अकाउंटिंग अराइज वहीं से हुई है। आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है मैंने। सिंस देयर आर मैनी ट्रांजेक्शंस, it is impossible to remember all the transactions occurred in the business, and hence need of accounting arises. With the help of accounting, we can record all the transactions, business transactions systematically, which will help business entity to calculate the profit or losses after a certain period of time। ये भी बात सही है भाई। आप बताओ बिजनेस करने का प्राइमरी मोटिव क्या है? यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने। कोई भी बिजनेस आप प्रोफेशन कर रहे हो, प्रोफेशन में चलो हम बोल देते हैं कि डॉक्टर सेवा करने के लिए बैठे हैं, बट अल्टीमेटली उसके दिमाग में भी प्रॉफिट अर्निंग मोटिव तो होता ही होता है। तो बिजनेस चलाने का हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? जब तक आपके पास सारे ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, जब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आप एक सर्टेन पीरियड के बाद ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। ठीक है? तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तो कारण मैंने बताया कि आपको याद नहीं रह सकता। अब आप उधार माल बेचते हो, आपको याद ही नहीं रहेगा किससे कितने पैसे लेने हैं, तो स्टैंडर्ड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप सब कुछ रिकॉर्ड करते हो और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप प्रॉफिट निकालते हो और या लॉस निकालते हो। प्रॉफिट आता है तो आप क्या सोचोगे कि हमें फ्यूचर में इसको कैसे एनहेंस करना है। लॉस आता है तो आप क्या सोचोगे कि हमें कैसे इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, या फिर हमें बिजनेस वाइंड अप तो नहीं कर देना कि हमारा बिजनेस हम गलत तरीके से चला रहे हैं, कुछ चेंजेस करने वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी? तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि हम प्रॉफिट को रोज निकालने नहीं बैठते कि आज हमने दुकान में माल बेचा, खरीदा, आज ही प्रॉफिट निकाल लेंगे। नहीं, वो आप निकाल सकते हो अपने सुविधा के लिए, बट जनरल सेंस में ऐसे प्रॉफिट निकलता नहीं है। जनरल सेंस में आप सुनेंगे कि प्रॉफिट जो है एनुअली निकलता है। साल में हम एक बार प्रॉफिट निकालते हैं। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो आजकल तो बच्चे बड़े आजकल ऑनलाइन में एक्टिव है, तो सबको पता होता है कि कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तो कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी निकालती है। बट कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस है ना, एक्चुअल जो निकलता है वो साल में एक बार ही निकलता है। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट निकलते हैं, बट जितनी भी कंप्लायंसेस होती है प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए, वो एनुअली ही होती है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट्स और लॉसेस आर कैलकुलेटेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
जनरली इन नॉर्मल प्रैक्टिस बिजनेस रिजल्ट्स आर कैलकुलेटेड वंस अ ईयर एंड दैट ईयर इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर। जैसे हमने ना बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को, तो हमारा ईयर एंड कब होगा? 1 साल बाद, 31 मार्च 2023 में। तो इस पूरे ईयर को ना हम अकाउंट्स में या कॉमर्स की लैंग्वेज में हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। तो हम जब ये प्रॉफिट निकालेंगे ना बेटा 31 मार्च 2023 को, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कौन से अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट है? बोलो, क्या बोलेंगे इसको हम? ये कौन से अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट है? हम इसको बोलेंगे बेटा कि ये 2022 से लेकर 2023 का जो अकाउंटिंग ईयर है, इसका मतलब ये क्या होता है कि 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉफिट निकलता है वो साल में एक बार निकलता है। हाँ, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपनी सुविधा के लिए कभी भी निकाल सकते हो प्रॉफिट, बट जो प्रॉफिट एक्चुअल में निकाला जाता है वो साल में एक ही बार निकाला जाता है। ठीक है, वो भी ईयर एंड पे, और उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग ईयर। तो आई होप आपको यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? चलिए हम आगे चलेंगे, एक बार फटाफट से देखते हैं क्या देखा हमने। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा एक एग्जीक्यूशन फेज होता है, बट उससे पहले जो हमारा प्लानिंग फेज होता है वहां पे हम सब कुछ प्लान आउट कर लेते हैं और फिर बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं वैसे ही हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन अकर होते हैं। उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को याद करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और वहीं से हमारी अकाउंटिंग अराइज होती है। और इस अकाउंटिंग की वजह से हमें हेल्प मिलती है कि हम एक टाइम के बाद सही से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें। अब ये प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होंगे? बहुत सारी चीजें हैं। 11th क्लास की अकाउंटिंग में हम इतना कुछ पढ़ेंगे कि आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 12th में जब आप आओगे तो आपको सब कुछ आता होगा अकाउंट्स के बारे में, जो बेसिक्स होता है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या तरीका होता है, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे हम चलेंगे। ठीक है, अभी मुझे बस आपको यह बताना था कि बिजनेस समझना जरूरी है अकाउंटिंग समझने से पहले, और बिजनेस को करने से पहले उसको प्लान करना बहुत जरूरी होता है, और प्लान करने के बाद ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के साथ साथ ही अकाउंटिंग की नीड हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हम बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं वैसे ही हमारे पास क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और उनको रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बेटा, और हम लोग बिजनेसमैन है, पूरी अकाउंटिंग हम समझेंगे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस और बिजनेसमैन में क्या क्या चीजें हमें समझनी है। हम अपने आप को ना स्टूडेंट मानते हैं, ना हम अपने आप को प्रोफेसर मानते हैं, ना हम अपने आप को अकाउंटेंट मान रहे हैं। 1 मिनट के लिए हम क्या मान रहे हैं अभी अपने आप को? बिजनेसमैन। और अगर मुझे कोई धंधा चलाना है, मुझे कोई बिजनेस करना है बेटा, तो मुझे सबसे पहले आप अपने आप सोचो, मेरी हाँ में हाँ मत पिलाओ, आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई बिजनेस चलाना है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या चीज चाहिए? ऐसी क्या चीज है जिसके बिना आप बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते हो? तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि वो जो हमारी पास चीज है दैट इज कैश। बिना कैश के हम लोग बिजनेस चला ही नहीं सकते। अब वो कैश मैंने आपको पहले बताया कि जो बजट हम बना रहे हैं वो बजट का पैसा कहां से आएगा? या तो ओनर खुद दे, या ओनर जो मतलब जो बिजनेसमैन जो चलाएगा ओनर वो खुद लेकर आए पैसा, सेल्फ फाइनेंस करे, या बाहर की मदद ले। बाहर की मदद मतलब अपने दोस्तों से, बैंक से, फाइनेंसिंग कंपनी से। लेकिन एक बात तय है कि पैसे के बिना आप बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे प्राइमरी रिसोर्स जिसको हम एसेट बोलते हैं, अब एसेट क्या होती है बाद में देखेंगे, अभी आप इतना समझ लो कि सबसे प्राइमरी रिसोर्स जो हमें बिजनेस चलाने में हेल्पफुल होगा या बिजनेस उसके बिना कर नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं कैश। अब कैश बिजनेस में दो तरीके से आ सकता है। अगर मैंने कोई मान लो शॉप खोली है तो उस शॉप में मुझे कैश की जरूरत है, वो कैश मेरे पास दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका, जो मैं खुद हूं, मैं पैसा लेकर आऊं, या मैं पैसे को बाहर से अरेंज करूं। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको दिख रहा होगा यहां लिखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा बेटा, एक सेकंड। हाँ, आपको दिख रहा होगा यहां लिखा है मैंने ओनर। ओनर का मतलब क्या है? कि मैं बिजनेसमैन खुद पैसा लेकर आऊं। उसको पता है अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर कोई पूछा आपसे कैपिटल का मतलब, तो आप क्या बोलोगे? जो मालिक है बिजनेस का, उसने बिजनेस में जो पैसा लगाया हुआ है उसको कैपिटल बोलते हैं, या उसको हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय कैपिटल इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? कि मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया बिजनेस को चलाने के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। और मालिक ने अगर बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया है, कुछ फाइनेंस कराया है, बाहर से उधार लिया है, तो उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि वो पैसा हमें वापस करना है, हमारी ऑब्लिगेशन होती है। यानी हमें पैसा बिजनेस चलाने के लिए कैश चाहिए। वो कैश हमारे पास दो तरीके से आ सकता है। तरीका नंबर वन, एक सेकेंड। हाँ जी, तरीका नंबर वन हमारे पास क्या है?
जल्दी बोलेंगे कि हम खुद लगाएं पैसा। तरीका नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हम पैसा खुद लगाएं, और तरीका नंबर 2 क्या है हमारे पास कि हम बाहर से पैसा उधार ले लें। ठीक है, तो जो हम खुद पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ओनर्स कैपिटल या कैपिटल फंड या ओनर्स फंड। और जो हम बाहर से उधार लेते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा हमें कभी ना कभी वापस जरूर करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है सबको अच्छे से? आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये ना मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना लूंगा, चैनल, उसमें आप सब ऐड हो जाना, मैं लिंक डाल दूंगा चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वहां पे मैं सारे नोट्स प्रॉपर एकदम चैप्टर वाइज, है ना, सब डालता रहूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस। मिस्टर ए कौन हुआ, जल्दी से बताओ। मिस्टर ए हो गया ओनर। मिस्टर ए कौन हो गया, ओनर। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए की जरूरत थी उसको, जिसमें से उसने 70,000 रुपए तो खुद लगाए, लिखा ना हिमसेल्फ, और 30,000 रुपए उसने बैंक से लोन ले लिया, जो वो 4 साल बाद पे करेगा। सिंपल सी बात है एकदम, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ मुश्किल होगा, कोई भी समझ सकता है इतनी सी बात तो। अब ऊपर को मैंने एक्सप्लेन क्या किया है कि जो 1 लाख रुपए का हमने बिजनेस में पैसा लगाया है ना, उसमें 70,000 रुपए मिस्टर ए ने लगाए हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल। और जो उसने लोन लिया है 30,000 का, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा वापस करना है। यहां पे आप एक बात ध्यान से देखना एकदम, जो 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए मैंने आपको ऊपर बताया था, 1 लाख रुपए कैश, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एसेट बोलते हैं। अब एसेट को डिफाइन हम बाद में कर देंगे, बट फिलहाल हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसेट बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से बिल्कुल पढ़ो तो ये 1 लाख जो है ना, ये 2 चीजों से बना है, कुछ मालिक के पैसों से और कुछ बाहर वालों के पैसों से। जो मालिक का पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे, कैपिटल। और जो बाहर वालों का पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा हमें वापस करना है। क्या आप मैथमेटिकली देख पा रहे हो कि इन दोनों का टोटल एसेट के बराबर आ रहा है? जितना पैसा बिजनेस में लगाया हमने, जो हमने एसेट बिजनेस में लगाई, वो 2 चीजों से मिलकर बनी है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आती है तो आप फटाफट से हाँ बोलेंगे, और जब आप हाँ बोलेंगे तो मेरे तक आवाज पहुंच जाएगी। ठीक है, आई होप सबको ये बात क्लियर होगी अच्छे से, है ना। तो मैंने आपको भी मोटा मोटा क्या बताया कि बिजनेस चलाने के लिए प्लानिंग हो गई, एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है। एग्जीक्यूशन करते वक्त हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कैश। उस कैश को चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 तरीके हैं पैसा उठाने के, मैं खुद पैसा लगाऊं या मैं बाहर से पैसा उठाऊं। अगर मैं खुद पैसा लगाता हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल या ओनर्स फंड। अगर मैं बाहर से पैसा उठाता हूं बिजनेस चलाने के लिए तो वो लायबिलिटी हो गई, क्योंकि वो पैसा हमको वापस करना है। इसी बात को मैंने समझाया एक एग्जाम्पल के साथ, और उस एग्जाम्पल में हमें एक बात और क्लैरिफाई होती है कि जो कैश है, जो बिजनेस में कैश आया, वो 2 चीजों से आ सकता है, या तो मालिक के पैसों से या बाहर वालों के पैसों से। जब मालिक का पैसा और बाहर वालों का पैसा दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारी टोटल एसेट, टोटल कैश। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अभी हो सकता थोड़ी आपको एकदम से क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना आए, बट जैसे जैसे हमारी 5-6 क्लासेस हो जाएंगी, हम बहुत सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के टर्म्स पढ़ने शुरू कर देंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, बट हाँ, अभी भी आपको जो मैंने बताया ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब एक बात देखते हैं क्या लिखा है हमने। अब ये कैश आ गया आपके पास, मैं बिजनेसमैन हूं ना, मिस्टर ए यहाँ पे बिजनेसमैन है ना, उसके पास कैश आ गया 1 लाख रुपए, कुछ उसने खुद लगाया, कुछ उसने बाहर से उठाया, बट 1 लाख रुपए आ गया। अब वो क्या करेगा उस कैश का, क्या केवल कैश से बिजनेस चल जाएगा? नहीं, कैश तो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, बट उस कैश का हम करेंगे क्या। अब 2 चीजें देखो, ध्यान से देखना। मिस्टर ये क्या करेगा पता है, ओनर जो क्या करेगा, उस कैश में से कुछ एसेट खरीदेगा, जैसे गुड्स। जैसे मान लो मुझे मोबाइल की दुकान खोलनी है, तो मैं मोबाइल खरीदूंगा तभी तो बेचूंगा, तो मैं कुछ खरीदूंगा और मैं कुछ एक्सपेंस भी करूंगा। जैसे मैंने शॉप रेंट पे ले ली, एक बंदा रख लिया एम्प्लॉय, मुझे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, मुझे कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ एसेट, कोई काउंटर लगाया, है ना, कुछ मैंने एसी लगवाया, कुछ अच्छा लगवाया, फर्नीचर लगवाया, तो कुछ एसेट खरीदनी पड़ेंगी, मुझे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। और इन दोनों को करने का पर्पस क्या है, 1 लाख रुपए की मदद से जो मैं एसेट खरीद रहा हूं, जो मैं एक्सपेंस इनकट कर रहा हूं, इसको करने के पीछे पर्पस क्या है मेरा, टू जनरेट रेवेन्यू, कि मैं पैसा कमाऊं, रेवेन्यू जनरेट करूं। और वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर वो मेरा एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा, मैं खर्चे कम कर रहा हूं और रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा हूं, तो प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा मेरा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? और मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है लॉस हो जाए या ब्रेक इवन।
ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि खर्चे और रेवेन्यू बराबर। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है बेटा कि मैंने 1 लाख रुपए तो लगाए बिजनेस में, उससे मैं कुछ एसेट भी खरीदता हूं, उससे मैं कुछ खर्चे भी करता हूं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ उधार एसेट खरीद लूं या कुछ उधार खर्चे करूं? क्या मतलब हुआ कि मैंने एसी लगवा लिया ईएमआई पर, कि मैं हर महीने आपको 10-10 हजार रुपए दे दूंगा, 50 हजार का एसी है लेट से, तो 5 महीने में आपको 50 हजार रुपए दे दूंगा। या मैंने एम्प्लॉय रख लिया, उसका उससे 1 महीने काम कराया, लेकिन सैलरी मैं उसको अगले महीने देता हूं 10 दिन बाद। जरूरी नहीं है ना कि कोई खर्चा आप कर रहे हो तो आप तुरंत पेमेंट करो। बिजनेस में चलता है कि खर्चा हम कर देते हैं, पैसे बाद में देते हैं। एसेट हम खरीद लेते हैं लोन पर, बाद में हम उसका लोन चुकाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस में जो हमने, क्योंकि कैश 1 लाख से कहां बिजनेस चल रहा है, 1 लाख तो मैंने इकट्ठा कर लिया कैसे ना कैसे, बट 1 लाख से बिजनेस चलेगा नहीं ना। तो मैं कुछ 1 लाख से कर लूंगा और मैं कुछ उधार करूंगा। जो मैं उधार करूंगा वो मुझे बाद में उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी आप उधार करोगे उसको बिजनेस टर्म्स में क्या बोलोगे, मैंने बता दिया, लायबिलिटीज। चाहे आप पैसा उठाओ मार्केट से, चाहे आप कुछ एसेट खरीदो मार्केट से उधार, चाहे कोई आप एक्सपेंस उधार करो, जो भी आपके ऊपर उधारी है वो सब बिजनेस की लैंग्वेज में उसको लायबिलिटी बोलेंगे। और जो बिजनेस में आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं, कोई एसेट आप खरीद रहे हो, मशीन, काउंटर, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, कोई भी आप एसेट खरीद रहे हो, वो सब हमारे रिसोर्सेज खरीद रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसेट बोलते हैं। तो ये चीजें हम आगे देखेंगे भी डिटेल में, बट अभी हम लेमैन होकर समझ रहे हैं कि अगर मैं अपने धंधे में कुछ भी उधार कर रहा हूं जो मुझे बाद में पे करना है, वो मेरे लिए लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन है, मुझे वो पैसा वापस करना है। जो भी मेरे बिजनेस में मैं रिसोर्स लगा रहा हूं, चाहे नगद खरीद रहा हूं चाहे उधार खरीद रहा हूं, उन रिसोर्सेज की मदद से मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो उन रिसोर्सेज को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं एसेट। और जो मालिक खुद पैसा लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। मैंने आपको 3 बातें बताई अभी मेन, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। यहीं पर आपने एक बात और देखी कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। और जब हम ये खर्चे करते हैं, इसके पीछे हमारा पर्पस यही होता है कि हमें क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। तो 2 टर्म्स आपके सामने और आ गए। पहला एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने मशीन खरीद ली, मशीन तो एक रिसोर्स है, बट उस मशीन को चलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, ये जनरेटर्स होते हैं। या उस मशीन को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो जो फ्यूल आप यूज करेंगे या जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करेंगे वो एक्सपेंस है। ठीक है। आपने कोई एम्प्लॉय रख लिया, उसको जो सैलरी देंगे वो एक्सपेंस है। ठीक है। तो 1 साल बाद जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आएगा। वाइस वर्सा, अगर रिवेन्यू मैंने 40,000 जनरेट कर पाया, बस खर्चे मेरे 90,000 के हो गए, पहले साल में हो सकता है ऐसा हो जाए, तो उस केस में मेरा लॉस हो जाएगा कितने का, 50,000। ये मेरा जो है, ये मेरा मेन पर्पस होता है अकाउंटिंग करने का। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्ली अकाउंटिंग नहीं करूंगा तो मैं ये प्रॉफिट या लॉस जो मैंने यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस निकाले हैं, ये मैं निकाल नहीं पाऊंगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट से एक बार हम रिवाइज करेंगे, और आज हम इतना ही करेंगे। फिर मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जहां पे हम इसका आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, बिजनेस समझ में आया, कॉमर्स समझ में आया। कॉमर्स में ई कॉमर्स भी होता है, बिजनेस के साथ प्रोफेशन की बात भी करते हैं। पहले एक प्लानिंग फेज होता है, प्लानिंग फेज में हम कुछ बातें प्लान कर लेते हैं, जब वहां पर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ हम ठीक है, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं। बिजनेस या प्रोफेशन का अल्टीमेट मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। एग्जीक्यूशन करने, जब जैसे हम बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं मॉनेटरी वैल्यू वाले, उसको हम याद नहीं रख सकते, इसलिए उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। वो ट्रांजैक्शन नगद भी हो सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन उधार भी हो सकते हैं। उन्हीं ट्रांजैक्शन की मदद से फिर हम एक सर्टेन पीरियड के बाद देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो उसको एनहेंस करेंगे फ्यूचर में, लॉस हुआ तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर एनहेंस करेंगे। बात समझ में आती है आपको? इन जनरल प्रैक्टिस साल में एक बार प्रॉफिट निकलता है। इंडिया में जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, ये सबको पता होगा। 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म होता है। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है वो हमारा कैश होती है, वो हम मालिक खुद लगाए तो कैपिटल, बाहर से उठाए लोन के थ्रू तो फाइनेंसिंग करे तो क्या होती है, वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो पैसा वापस करना होता है। फिर हमने एक एग्जांपल देखा, और उस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि जो भी पैसा बिजनेस में आया वो तो 2 तरीके से आया, और इसी कारण से हम ये मैथमेटिकली प्रूव कर पाए कि जो एसेट होती है वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कैश का, कि कैश हमारे पास 1 लाख आया, वो 2 चीजों से मिलकर आया, लायबिलिटी और कैपिटल से। इस चीज को हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे डिटेल में, वो आप मेरे पे छोड़ दो।
फिर मैंने आपको बताया कि जो पैसा हमारे पास आता है, उससे हम कुछ एसेट खरीद लेते हैं, कुछ रिसोर्सेज़ खरीद लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ खर्चे करते हैं। कई बार ये पैसा कम पड़ जाता है तो हम उधार भी कर लेते हैं और इन सबको करने के पीछे हमारा अल्टीमेट पर्पज़ क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करना। अगर रेवेन्यू हमारा बिज़नेस में एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर रेवेन्यू हमारा बिज़नेस में एक्सपेंसेस से कम होगा, तो लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है। बहुत ही बेसिक सी बात करी आज हमने। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है? अगर आपको समझ में आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है? बताना, ठीक है? और मैं बहुत सारे लेक्चर्स डालूँगा जो आपको पूरी 11th में हेल्प करेंगे, पूरी 12th में हेल्प करेंगे, ठीक है? मेरी ये पहली क्लास है, ठीक है ना? और ये मैं नोट्स भी अपने ना अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइज़, ठीक है? आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। टाटा, बाय-बाय।